नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट के एक बड़े फैसले की, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट पर मोहर लगाई है, और इसे आने वाले लोकसभा सत्र के दरमियान, यानी कि जो विंटर सेशन होगा, उसमें इसे रखा जा सकता है। ये सरकार का एक बड़ा फैसला है, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होगा। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार एज पर रूल अभी राज्यों की सहमति और संविधान में संशोधन कराना होगा, तभी ये संभव होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस सहित कई दलों ने ये सवाल उठाए हैं कि जब दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हैं, तो पूरे देश के चुनाव कैसे एक साथ होंगे, क्या गाइडलाइन होगी। खैर चले, हम इस पूरे उसको एक राजनीतिक नजरिए के अलावा जर्नलिस्ट और विधिवेत्ता कैसे देखते हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, विधि विशेषज्ञ AK जैन साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ा फैसला है। हम कई बार बात भी करते हैं कि देश के कहीं न कहीं किसी राज्य के अंदर चुनाव होते ही रहते हैं। राज्यों में बात करें तो कभी यहाँ पे कभी लोकल बॉडी के इलेक्शन, कभी कौन से इलेक्शन, कभी कौन से इलेक्शन एक साथ हो। और मैं पढ़ रहा था 1951 से 67 तक एक साथ चुनाव चलते रहे, उसके बाद में ये सिलसिला खत्म हुआ। तो क्या लगता है, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट का मेरी नजर में एक बड़ा फैसला है, आप बताएं, लेकिन कितना ये धरातल पे उतर पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि अभी चीजों की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। सब जो कुछ राज्यों में हो रहा है और जो कुछ केंद्र में हो रहा है, उनकी सब चीजों का समाधान होना चाहिए। नागरिक की जो अपनी समस्याएं हैं, बहरहाल केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया, तो ये 52, 57, 62 तक तो लगभग ऐसा ही था। लेकिन एक एक चुनाव को खत्म होने में, अपना जो राजस्थान के चुनाव हुए थे तो करीब 3-4 महीने तक चुनाव जो पेटियां लेकर के जाना लाना और उस तरीके का सिलसिला बना हुआ था। और फिर जिस तरह की अराजकता का दृश्य राज्यों में नजर आता है, वो अपने आप में बड़ा संकट पैदा करने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हाल होगा, जम्मू कश्मीर में क्या हाल होगा, बंगाल में क्या हाल होगा, बिहार में क्या हाल होगा। क्या हमारे पास में इतनी फोर्सेज हैं कि एक साथ उनको लगा करके, हाँ, अगर बहुत सिविलाइज सोसाइटी हो गई है, बड़ी शांति प्रिय सोसाइटी हो गई है,
तब तो ये बात संभव हो सकती है। लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी अभी विभिन्न जो मत वाले लोग हैं जिस तरीके के उग्र हो जाते हैं, जैसा दृश्य बनता है, तो वो बड़ा संकट पैदा करेगा। बहरहाल फिर भी अगर आप करेंगे तो इसमें अभी जो 5 संशोधन चाहिए, अनुच्छेद 83 में, 85 में, 172, 174, 356, तो 368 के में बदलाव करके फिर इसको लगाया जा सकता है। और कोविड साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो तो बहुत ही लंबी है, 16,000 प्रश्नों की रिपोर्ट है। उसके अंदर जो आर्टिकल्स आए हैं 18,626 प्रश्न, वही मैं कह रहा हूँ कि वो है। और उसमें 82A एक आर्टिकल है जो सारी चीजें शायद खुलासा करता है, तो हमने तो देखा नहीं है। आज ये जब सामने आया तब ख्याल आया कि वो सब देखना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने रख दिया कि ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए लोगों के, अच्छा जो जितने राज्य हैं अपना, उसमें से 29 राज्यों में से 15 का तो 100% हमें समर्थन मिलना चाहिए। लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पारित होना चाहिए। तो इस लंबी कवायद के लिए अभी समझ में नहीं आया कि जब दिल्ली एक गेड़बुन में फंसी हुई है, हरियाणा अलग उसमें फंसा हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव होने की संभावना है, और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा, तो अभी ये कहाँ मतलब ये इससे कोई बयार डेविएट होने के अलावा और कोई नहीं है। तो बड़ा गंभीर प्रश्न है, इतना सहज नहीं है कि अगर ऐसा ही बहुत सिविलाइज सोसाइटी हो जाने के बाद भी एक हिसाब परसों सुबह या इतने एक महीने बाद में चुनाव होना है, तो सब चीजें तैयार की और आपने वो कर दिया। लेकिन अभी तो बड़ा मुश्किल काम है, तो क्यों कर रहे हैं ये मेरे समझ। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मैं किसी से बात कर रहा था कि 2 बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने थी। एक नोटबंदी, जो चुनौती तो क्या कहें, कोई एजेंडे में नहीं थी, लेकिन अचानक बात आई, और दूसरा 370 को हटाना। तो अगर सरकार मकसद और सारी चीजें साफ करेगी तो प्रतिपक्ष भी साथ में आ सकता है, क्योंकि देश की आवश्यकता महसूस की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समय की आवश्यकता। राजू जी, आपके पास में आना चाहूंगा। भारत संस्कृतियों का, भाषाओं का, बहुत सारी चीजों का एक बुके तो है, लेकिन 67 तक जो सफर चला आजादी के बाद, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम जब से लागू हुआ, कि वापस से हम उसको जा पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा के कब होते हैं, तो जैसा ओम जी कह रहे थे कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को भी कहीं ना कहीं हल करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसमें भाजपा भी शामिल है, दूसरे विपक्षी दल, जो दूसरे अन्य दल, क्षेत्रीय दल है, उनकी भी सरकार है। तो इस सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं इसमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि उनकी कुछ राज्य सरकारों का कार्यकाल 3 साल में भी खत्म होगा, ये होगा। अभी तो कोविड कमेटी की रिपोर्ट ही स्वीकार की है कैबिनेट ने। अब ये सत्र, जो शीतकालीन सत्र, संभावना ये है कि उसमें पेश होगा। तो जो एक्ट बनेगा उसके बाद स्थितियां बहुत ज्यादा साफ होंगी कि एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कि कौन किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा। अब संसद में पास होगा, फिर उसके बाद आदि विधानसभाओं में भी उसको पास करना पड़ेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, 2-1 साल है। इसमें काफी बहस, वाद विवाद होंगे, संशोधन होंगे, सुझाव आएंगे, तो उसमें है। लेकिन जहां तक देखा जाए, हमारे देश में सारे राजनीतिक दल जो भी सत्ता में आ जाता है, वो हमेशा ये कहता है कि नहीं, ये बार बार चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों के होते हैं, बहुत मुश्किल है, इससे विकास कार्यों पे असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पे अब जब एक ये सामने चीज आ रही है कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की चीज सामने आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों को इसमें उस तरीके से सुझाव देना चाहिए कि किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, राजनीतिक नुकसान ही है, जनता का कोई नुकसान नहीं है, राजनीतिक दलों का ही नुकसान है इसमें। जनता का तो फ्यूचर में ये 2029 में कहीं लागू होगा जाके, अभी 5 साल है, 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो आप देखिए योगेंद्र जी, बड़ी परिस्थितियां बदल जाएंगी। 2029 में महिला रिजर्वेशन भी आ जाएगा, क्योंकि वो एक्ट भी पास हो गया, वो भी कहीं लागू होगा। तो राजनीतिक तौर पर तो बहुत उथल पुथल मचेगी। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी संभवतः हो जाए, जब तक 2026 में परिसीमन की, उसमें महिला सीटें रिजर्व की जाएंगी 33%। हाँ, 33%। और जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाता है तो और भी स्थितियां बदलेंगी कुछ राजनीतिक दलों को। अब एक उदाहरण के तौर पे हम राजस्थान का जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसको देख लें। उसमें 5 विधायक हमारे सांसद चुन लिए गए। अब 5 सीटों का स्थान रिक्त हो गया, उनके फिर बाई इलेक्शन होंगे, खर्चा होगा वहां की जनता को। अब इतने, जब तक चुनाव नहीं होगा तो वहाँ
वहां का जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का कोई नहीं है। तो ये कई चीजें समस्या होती हैं कि जो डबल डबल चुनाव बिल्कुल। मैं राजीव जी वापस लौटूंगा आपके पास में। AK जैन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको कैबिनेट ने तो पास कर दिया, लेकिन अभी हाउस में जाना, उसके बाद में संविधान संशोधन, राज्यों की सहमति, तो इतना सहज होगा ये? राजीव जी, अब वापस आ रहा हूं मैं। राजीव जी वापस लौट रहा हूं आपके पास। जी जैन साहब। देखिए योगेंद्र जी, हमारा संविधान इस देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट से, और एक यूनिटरी नेशन से एक बीच की स्टेज है जहां राज्यों को भी कुछ अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं। हमारा संविधान मूल रूप से बहुलवादी संविधान है, एकात्मवादी संविधान नहीं है भारत का, देश का। यहाँ धर्म भिन्न है, भाषाएं भिन्न है, रहने करने के ढंग भिन्न है, और कई राज्यों के कानून भी भिन्न हैं। इसलिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन। कल से आप कहेंगे वन नेशन वन रिलीजन, परसों से कुछ और, वन नेशन वन ड्रेस, उसके बाद कुछ और। निश्चित रूप से ये सिर्फ, अगर मैं कहूं तो एक सिर्फ राजनीतिक शगुफा है। भारत का संविधान की आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 विधानसभाओं और केंद्र की जो विधायिका है उसके लिए एक निश्चित समयावधि तय करती है, और उस समयावधि को आप मनमाने ढंग से परिवर्तित नहीं कर सकते। 1976 में इंदिरा गांधी ने प्रयास किया था, 6 साल टर्म बढ़ाया गया था, और उसके बाद क्या हुआ ये सारे देश को देखने की बात है। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, यदि राज्यों में आपने राज्यपाल को शक्तियां दी गई है कि संवैधानिक संकट होने पर राज्य की विधानसभा भंग की जा सकती है, सरकारें भंग की जा सकती है। 2 साल बाद यदि सरकार भंग होगी तो क्या अगले साल चुनाव के लिए 3 साल तक बिना सरकार के राज्य चलेगा? यदि केंद्र की सरकार जैसे एक समय आया था जब 2-2 साल में केंद्र की सरकारें बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और गिर गई थी, तो क्या सारे राज्यों को, सारे देश को केंद्र के साथ आप चुनाव में धकेल देंगे? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और आर्थिक रूप से भार कम हो जाएगा। भाई आर्थिक रूप से भार कम हो जाएगा तो चुनाव बंद कर दें, नॉमिनेट कर दिया जाए देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को। हर चीज में क्या अर्थ के आधार पर देश के प्रजातंत्र को तय किया जाएगा? दूसरी बात, क्या सरकार इस स्थिति में है कि इतने बड़े जो संविधान संशोधन जिसमें आधे से ज्यादा राज्यों की जरूरत है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता, पारित कर सकते हैं? कहने की बात है कि एक लंबी प्रक्रिया शुरू होगी सर, परंतु ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, क्योंकि इसका मतलब होगा आर्टिकल 82(3) में परिवर्तन करिए, आर्टिकल 170 में करिए, आर्टिकल 356 में परिवर्तन कर दिए, और राज्यों के अधिकारों के बारे में कई लोगों में आप परिवर्तन करिए। तो फिर राज्यों की अवधारणा ही क्या समाप्त करने की ओर जा रहे हैं हम, कि एक नेशन वन इलेक्शन? क्या हम बहुलवादी संविधान को समाप्त करना चाहते हैं? इसलिए ये जो आधार है कि साहब इससे, क्योंकि बार बार सर चुनाव कराने से खर्चा होता है, खर्चा तो बहुत चीजों पर होता है सर। मंत्रियों के बंगले अगर चिरकर उनके झोपड़ियां दे दी जाए तो भी खर्चा बच सकता है सर। फिर खर्चे से सरकारें और प्रजातंत्र नहीं चलता है। प्रश्न ये है कि ये मजाक है और ये संविधान के विपरीत है, मेरा स्पष्ट ये मानना है सर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1951 से 1967 तक ये सिलसिला चला, और अब समय की मांग है, तो इस वजह से सबको बड़प्पन दिखाते हुए इसे लागू करना चाहिए। बीच में केरल का इतिहास भी याद रखिए, जहाँ विधानसभा भंग हुई थी और बीच में चुनाव कराना पड़ा था। ये परिस्थितियों के अनुसार है, क्योंकि विधायकों की समय सीमा तय है, और उसमें इसका सीधा परिवर्तन होगा कि आप विधायिका की समय सीमा को संविधान के विपरीत रूप से नियंत्रित करना चाह रहे हैं, क्योंकि तब चुनाव में सरकारें स्थिर थी, बार बार दल बदल नहीं हो रहे थे या जो भी हो रहा था, पर उस दौरान भी केरल में केरल में चुनाव हुए थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिरी थी। तो इन परिस्थितियों में क्योंकि विधायिका का समय सीमा तय है, और इसका मतलब होता है कि हम
राज्यों की स्वायत्तता को छीनने जा रहे हैं, संस्थाओं की स्वायत्तता को सिर्फ एक बार चुनाव कराने के नाम पर छीनना चाह रहे हैं, जो कि प्रजातंत्र की भावना और संविधान अगर आप पास भी कर देंगे तो भी एक संस्था बैठी हुई है जिसका नाम सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान के मूल ढांचे के आधार पर इस संशोधन पर विचार करेगी। आधे राज्यों ने नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल पास कर दिया था, संसद में एक वोट विपरीत गिरा था, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया है। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से मनमाने तरीके से छेड़छाड़ जिन लोगों ने की उन्होंने भी परिणाम भुगता है और जो आगे करेंगे वो भी परिणाम भुगतेंगे। चले, मैं राजीव जी एक बार वापस आपका रुख करना चाहूंगा, ओम जी के पास में बाद में जाऊंगा। आप बीच में रह गए थे, मैं तो पहले एक तो आपकी बात पूरी कराऊंगा, दूसरा अभी जैसे जैन साहब ने बहुत बारीकी से समझा है कि संभव नहीं है, हालांकि रिपोर्ट 18,000 पेज की है, अपन ने पढ़ी नहीं है उसको। जैसे कोई सरकार गिर जाती है या दोबारा से वहां इलेक्शन करा दिए जाते हैं, कोई भी वजह होती है, 356 का उपयोग भी क्यों संविधान में पावर देता है, वहां क्या होगा? जैसे एक राज्यसभा सांसद है, वो 2.5 साल अपना कार्यकाल पूरा करता है, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए अगर बाई इलेक्शन भी होता है तो उसे कंप्लीट करने का वक्त जो है वही मिल पाता है, पूरा नहीं मिल पाता फिर उसको 6 साल का। तो ऐसे में यहाँ क्या लगता है आपको कि कौन तो बड़ा दिल दिखाएगा, कौन बड़प्पन? ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, सैक्रिफाइस राजनीतिक दलों को करना है। मुझे नहीं लगता कि जनता बस एक वोट डालने की एक मशीन और एक बस वो बन गई है कि वोट डालना है हमारे को, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। हाँ, इंटरेस्ट इस वजह से हो सकता है कि बार बार के इलेक्शन से पीछा छूटना चाहिए। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जैसे ही कैबिनेट का फैसला आया कि क्या मानना आपका, मैंने 16-17 जगह फोन भी किए और कुछ यहाँ आसपास लोगों से बात की, उन सब इंटरेस्ट कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। चुनाव होते हैं, परिचय लड़ता है तो ज्यादा उत्साह से देखे आ जाते हैं, बाकी कोई वोट डालने का औचित्य नहीं बचा, किसी को भी देना सब एक जैसे हैं, ये पब्लिक के वर्ड्स हैं। लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि सर ये बहुत बढ़िया है कि एक बार में पीछा छूटे, मतलब लोगों को ये कोई उत्सव ऐसे नहीं है कि लोकतंत्र का उत्सव एक बार चला करके और सेलिब्रेशन की तरह हो, उनका कहना है कि पीछा छूटे। तो हम कैसे देखते हैं इसे? पब्लिक तो पिंड छुड़ाना चाह रही है, नेता को सैक्रिफाइस करेगा, कोई नहीं करेगा, तो कैसे होगा इसमें? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। आम जनता तो ये चाहती है कि जो हर 4-6 महीने में उसको वोट देने जाना पड़ता है। जैसे अपने प्रदेश का ही उदाहरण है कि विधानसभा के चुनाव के 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में वोट देने जाना पड़ता है, तो वो एक परेशानी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ विधानसभा का चुनाव होता है उसका जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा रहता है, लोकसभा में एकदम बहुत कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अरुचि है। अब जैन साहब ने तो पूरी वैधानिक दृष्टिकोण से अपनी बात रखी, लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि जनता और जो हमारी जो विधायिका है या संसद है वो तय करेगी, वो करेगी कहाँ है। लेकिन अभी तो एक्ट बनेगा, एक्ट वो बिल आएगा, जो विधेयक आएगा उसमें बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि कब किसका चुनाव होगा, कोई विधानसभा बीच में भंग हो जाती है तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो सब चीजें विधेयक में सामने आएंगी। क्योंकि पूर्व में जहां तक आपने जिक्र किया 67 तक एक ही चुनाव हुआ था देश में, मतलब होते थे, तो वो एक परिस्थितियां अलग थी। उस दौरान एक ही पार्टी का शासन पूरे देश में चलता था, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब अलग अलग दलों की सरकारें राज्यों में ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय दलों की है, कहीं गठबंधन की सरकारें हैं। तो बहुत सी स्थिति है। 1990 के 92 का मेरे को याद है, जब अयोध्या वाला वो एक प्रकरण हुआ था, उसके बाद केंद्र सरकार ने कोई 4 या 5 सरकारें गिरा दी थी, वो 2-2.5 साल का। उसमें हमारे राजस्थान की भी थी, भैरव सिंह शेखावत सरकार। यहाँ की सरकार का तो अयोध्या कांड से कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक वो जो भाजपा की जितनी भी सरकारें थी वो सब सरकारें बर्खास्त कर दी गई। वो 2.5 जो है उसमें राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश भी था, 1-2 राज्य और भी थे। तो परिस्थितियां 2.5 साल में फिर चुनाव, बाद में चुनाव हुए और शायद 1 साल या 6 महीने तक यहाँ राष्ट्रपति शासन भी रहा। चेन्ना रेड्डी और बलिराम भगत गवर्नर थे उस समय। तो ये परिस्थितियां हैं। वो एक्ट जो आएगा सामने, उनमें कई चीजों का खुलासा होगा कि भाई क्या होगा ऐसी स्थितियों में। अब वो वाली स्थिति तो नहीं है कि एक ही दल का पूरे देश के केंद्र में भी शासन हो, राज्यों में भी शासन चल रहा। वो एक जमाना था। आज एक जो पार्टी है सत्ता में, जो पार्टी है उसकी कुछ राज्यों में सरकार है, जो विपक्ष में उसकी भी सरकार है, कई राज्यों में है। तो ये सब चीजें हैं। अभी तक जो रिपोर्ट सामने है, ये काफी दल इसमें सहमत भी है, काफी नहीं है, काफी न्यूट्रल भी है।
अब आप उत्तर प्रदेश का ही देखिए, जहाँ कोविड कमेटी में शायद समाजवादी पार्टी ने सहमति व्यक्त की थी वन नेशन, अब आज उसके एक आध प्रवक्ता को मैं सुन रहा था वो उसका विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की मायावती की जो पार्टी है वो कहीं समर्थन में है, वो एक सहमति जता रहे हैं। अभी तो विधेयक में क्या क्या चीजें आती है कि यही परिस्थितियां होती हैं, सरकारें बीच में भी भंग होती हैं, बहुमत साबित नहीं कर पाती सरकारें, 2 महीने बाद ही, आजकल तो गठबंधन का दौर भी चल रहा है, कोई दल अलग हो जाता है तो वो सरकार अल्पमत में आ जाती है, उसके बाद क्या स्थिति होगी, ये सब एक जब विस्तृत वो जो विधेयक आएगा हमारे सामने उसके बाद हम ज्यादा स्थिति व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन मैं एक लाइन में जानना चाहूंगा कि सफर सहज है जी, सफर सहज है ये? नहीं, सहज तो नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों के मतभेद तो अभी सामने आ गए। अब वो क्या स्थितियां बनती है, संवैधानिक की स्थितियां क्या बनती हैं, किस तरीके का कानून आता है, क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन एक बात है, आम जनता इस चीज को चाहती है। आम जनता का मतलब एक बहुमत वाले लोग जो है वो आम जनता में, वो किसी भी दल के हों, चाहे आप पर्सनल बातचीत में भाजपा के लोगों से पूछे या गैर भाजपाई लोगों से पूछे, इनके नेताओं से भी पूछे जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यार ये बार बार जो चुनाव होता है हमें झोंक देते हैं, कार्यकर्ताओं को झोंक देते हैं, मिलता कुछ नहीं है, सत्ता में आ जाते हैं फिर हमें नहीं पूछते, तो कि एक बार में झंझट निपट, ये आम कार्यकर्ता की भी स्थिति है सारे दलों की। जी जी ओम जी, लेकिन मैं आपके पास में आना चाहूंगा, एक कार्यकर्ता को उत्साहित और उत्साह बना रहता है कि आज उस राज्य में चुनाव है, आज वहां जाना है, आज वहां पे भेजना है, ये सब चीजें होंगी तो एटलीस्ट राहत की सांस के साथ साथ मुझे लगता है कि कार्यकर्ता की जो पूछ है वो भी चुनाव के 1-1.5 साल पहले होगी, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा कि इस समय चुनाव होने हैं। तो देखिए योगेंद्र जी, हमारा कमिटमेंट किसी पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं है, हमारा कमिटमेंट हमारी कंट्री से है, हमारे देश से है, हमारे देश के संविधान से है, हमारे देश के नागरिक से है। हम प्रजा नहीं है। अब सहज रूप से कि राजा जी ने हुक्म कर दिया, हम स्वीकार कर रहे हैं। हमें जो अधिकार मिले हैं उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने समूह के रूप में, अपने राज्य के रूप में, अपने देश के रूप में। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हुए हैं वो इतना मजाकिया नहीं है कि आप इसको इस तरीके से, हमारा क्या कंसर्न है कि बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है या कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज है, इससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा का कि पीपुल क्या सोचता है, सिटीजन को क्या मिल रहा है, जो संविधान में यकीन करता है उसको क्या मिलेगा इससे। संविधान में यकीन करने वाले ने यही सब सोच करके किया कि मुझे इस देश के अंदर हर 5 साल के अंदर सरकार बदलने का, सरकार बनाने का मौका मिलेगा। हमारी अपनी एक विचारधारा होगी, हम समाजवादी या साम्यवादी या मध्यमवादी या राष्ट्रवादी कौन से विचारों को अपना सरकार चलाने के लिए मौका देंगे। उसमें ये अगर थोड़ा सा ये आ गया है तो आप जो 52, 57 और 62 तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में जो व्यवधान आए हैं तो उसका रास्ता भी कॉन्स्टिट्यूशन ने निकाला है। ऐसे में ये बात मैं यही कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं है अभी इन सब बातों की चर्चा करने की। आपने 16,626 तक कोविड साहब ने गिने ही नहीं होंगे हाथ, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बड़ी कमेटी की रिपोर्ट है। तो ये इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश में महंगाई का, बेरोजगारी का, इन सब चीजों का समाधान पर हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें ध्यान दे, तो वो पीपुल के लिए ज्यादा लाभदायक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या कुछ होना चाहिए हो। जी चलिए, मैं AK जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। खैर सर, आपने बिल्कुल बता ही दिया था कि सहज नहीं है और सहज क्या नामुमकिन जैसी चीजें बताई गई हैं, लेकिन बस ये सबसे बड़ी बात आती है कि पब्लिक इसे इंटरेस्ट में मान के चलती है। पब्लिक का कहना है कि ये होना चाहिए और एक बार में सारा काम खत्म हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बार बार के चुनाव से कहना परेशान हो गए जी, तो क्या बार बार की बीमारी आदमी को किसी की आत्महत्या को जस्टिफाई कर सकते हैं? एक बड़े रूट तरीके से मैं एक बात कह रहा हूं सर कि हमारी व्यवस्था में, प्रजातंत्र में ऐसे लोगों का वर्चस्व हो गया है जो बार बार सरकारें गिरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम संविधान को बदलकर ये कर दें कि चुनावी व्यवस्था को ही खत्म कर दें। मैंने अभी पहले भी कहा था कि क्या चुनाव के बजाय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रतियोगी परीक्षा से भर्ती कर ली जाए सरकार चलाने के लिए? क्या ऐसा नहीं होगा कि जो हम सुझाव दे रहे हैं वो जो बीमारी है उससे भी ज्यादा खतरनाक
की रास्ते की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को खत्म करने जा रहे हैं, फेडरल करेक्टर को खत्म करने जा रहे हैं, हम विधायिका की जो समय सीमा है उसको बदलने वाले हैं। क्या अप्रत्यक्ष रूप पर ये विधायिका की जो सीमा है उस पर अतिक्रमण नहीं है कि जो 5 साल के लिए विधायिका होनी चाहिए लोगों को कानून बनाने के लिए, उसको 2 साल के अंदर ही खत्म कर दिया जाए और उसके बाद 3 साल तक चुनाव नहीं कराकर केंद्र का या किसी पर्टिकुलर दल का राज चलता रहे? किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ जो इलाज बताया जा रहा है वो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। बार बार चुनाव होने से ज्यादा खतरनाक है कि आप विधायिकाओं की समय सीमा को मनमर्जी से परिवर्तित कर दें, संविधान को मनमर्जी से परिवर्तित कर दें। इसलिए चुनाव बार बार नहीं होना चाहिए, वजन पड़ता है। और उससे ज्यादा बुरी बात होती है कि आप विधायिकाओं की समय सीमाओं को अपने अनुसार नियंत्रित कर दें, परिवर्तित कर दें उसको। 5 वर्ष से 6 वर्ष की विधानसभा की अवधि की गई थी और उसका परिणाम लोकसभा की, राज्यसभा तो खैर हमेशा रहती है, लोकसभा की भी कही थी, उसके परिणाम देखे हम जी। जिन लोगों ने तब उसका विरोध किया था आज क्यों समर्थन कर रहे हैं कि हम विधायिका की समय सीमा नियंत्रित कर सकते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से समय को नियंत्रित करना है जो बीमारी से ज्यादा खतरनाक इलाज बताया जा रहा है। बिल्कुल जब ये विधेयक के रूप में आएगा और जब पेश होगा तो उसके बाद में कई चीजें खुल करेंगी। कुछ ऐसी जिज्ञासा है कि अगर सरकार किसी का बीच में ही अगर गिर जाती है, कोई दूसरे कारण से हो जाती है, वहां क्या होगा? बाई इलेक्शन होते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? खैर चलिए, उसका तो अभी भी है कि आपके जो रिमेनिंग टाइम है वही विधायक पूरा कर पाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी इसमें क्या संशोधन होगा, तो संशोधन के साथ में दूसरी पार्टियां, आज तो कहा जा रहा है कि 47 में से 32 पार्टियां साथ हैं। टीडीपी ने भी पत्ते नहीं खोले। जब तक मैं रिपोर्ट्स मीडिया की पढ़ करके मैं स्टूडियो में बैठा तक यही बात सामने आ रही थी। मायावती सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस खुल करके खिलाफत कर रही है। खैर अभी जब चीजें सामने आएंगी तो और स्थिति स्पष्ट होगी कि सरकार का इस रिपोर्ट के माध्यम से मकसद क्या है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।